Welcome back once again to our daily chemistry class on Easy Chemistry YouTube channel. Today we are here to discuss about the extraction of metals based on their reactivity. Now, अब हम आगे बात करने से पहले ये समझाते हैं आपको कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत है उनको एक्सट्रैक्शन की। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब मेटल हमारे मदर नेचर ने हमें दिया है, लेकिन वो जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि मेटल्स जो यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब ये कि जो मेटल है इसके साथ बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमें दिक्कत देती हैं, विच मीन्स एनी अनवांटेड material, could it be chemical or physical, we are not too sure about that, but जहाँ पे हमारे पास आयरन के डिपॉजिट्स हैं वहां पे हमें आयरन ओर जो मिलता है उसमें जिंक इज अ कॉमन impurity that is found. So these kind of impurities needs to be removed before we are able to use that metal in a pure form. So extraction of the metal from its ores by using different chemical methods is termed as extraction of metal. Now, if we are taking something out from a group of unwanted elements or unwanted combinations, there has to be a different reaction or a chemical equation or a chemical that needs to be used for the process. So, in order to determine which is the right chemical or which is the right process which will allow us to remove those impurities and get the pure metal, we have to go into further details of this topic. बट जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बताया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल प्रोसेस जब हमें करना होता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मेन रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा। क्या वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्या वो मॉडरेटली रिएक्टिव होगा, क्या वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्योंकि जो चीज़ हाईली रिएक्टिव होती है उसको कंट्रोल करके रखना, उस एक्सपेरिमेंट या उस प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों अपार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हमें कैटलिस्ट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अब ये जानकारी तो हमारे पास है कि मिनरल्स और एलिमेंट्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे को धरती ने दिया है लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है। सो बिफोर वी प्रोसीड इनटू किस मेटल को किस तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जिस ग्रुप ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था उसी ग्रुप ने एक दूसरी सीरीज का नाम दिया है विच इज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, आप सोचोगे कि दोनों का मतलब तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्यों दिया हुआ है। अब मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। एक्टिविटी का मतलब है that the metal individually performs some kind of activity on its own even when it is left alone untreated. तो जब एक एक्टिव मेटल है या जो जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल है उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसको टेंडेंसी होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना और प्रोटॉन्स को गेन करना। एज अ रिजल्ट आप अगर ध्यान में रखोगे इस चीज को कि जितने भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नॉर्मली एक्सेसिव प्रोटॉन्स के साथ आते हैं। जैसे Fe जो होता है वो प्रोटॉन में आता है, सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में आता है। बहुत कम ही आपको ऐसे मेटल्स केमिस्ट्री में मिलेंगे जो नेगेटिव चार्ज के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये मैंने आपको बताया एक्टिविटी का मतलब। अब कमिंग बैक टू द वर्ड कॉल्ड रिएक्टिविटी, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, बहुत जगहों पे हम इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जो एक्टिविटी है हाईली रिएक्टिव मेटल की उसकी वजह से रिएक्टिविटी तो होनी ही होनी है, इसीलिए एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। तो एक किसी एक्टिव मेटल की वजह से, एक्टिव मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल, उसमें अगर एक्टिविटी है तो रिएक्टिविटी क्या होगी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब अब आप सोचोगे कि ये रिएक्टिविटी और एक्टिविटी में एक्वस NaCl सॉल्यूशन कहां से आ गया। वो इसीलिए क्योंकि सोडियम जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज में तीसरे नंबर पे है।
तो जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी है उसमें जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है सीजियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। अब आप ये देखो कि आयरन जो है मेरा एक्टिविटी सीरीज पे सबसे लास्ट में है, लेकिन हम सब जानते हैं डे टू डे यूज में सबसे लास्ट में होने के बावजूद भी किसी भी आयरन के प्रोडक्ट को रस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इफ वी लीव द आयरन अनट्रीटेड ओवर एटलीस्ट 3 months, तब उसमें रस्ट फॉर्मेशन होता ही होता है। विच मीन्स आप ये अंदाजा लगा लो कि अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल आयरन है तो सीजियम में कितनी जल्दी इम्प्योरिटी पकड़ती होंगी, या सीजियम कितना जल्दी रिएक्ट करता होगा, या सोडियम या पोटेशियम। तो सोडियम को हम सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड जो मैंने लिखा इसका मतलब हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट। सोडियम की रिएक्टिविटी का डेली या आपने अनश्योर हम सब ने उसको पानी में डाल के मिलाया होगा, जिसको हम कहते हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन। आप ये देखते हो कि जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट को पानी में डाला, जो उसका एडिक्वेट क्वांटिटी है या जो उस 1 लीटर या 1 गिलास पानी के लिए बना हुआ है वो तुरंत यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर हमने मिलाने में दिक्कत करी या जो रिक्वायर्ड उसमें डिसोल्यूशन से ज्यादा क्वांटिटी डाला तो वो नीचे प्रेसिपिटेट की तरफ बैठ जाएगा। इससे ये साबित होता है, और इस प्रेसिपिटेट की तरफ बैठाने के लिए इसको हमें कोई आग वाग पे नहीं चढ़ाना होता है। जस्ट कि जब हम उसको एक स्पून से स्टर करते हैं, अगर ज्यादा डल जाता है तो नीचे बैठ जाता है, और अगर ठीक चलता है तो टोटली डिजोल्व होता है। लेकिन इसमें डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट जरूर बताऊंगा कि कभी कभी जब हम ठीक से मिलाते नहीं है तब भी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी अगर होती है लेकिन जिसको हम ठीक से मिक्स नहीं कर पाते तभी वो नीचे जल जाता है ना। ये हो गई मेरी डे टू डे बात। तो कमिंग बैक टू केमिस्ट्री, NaCl सॉल्यूशन जो है मेरा, उसको हम अगर उस सॉल्यूशन से अगर हम चाह के भी सोडियम और क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज होगा। कमिंग बैक टू दिस टर्म इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विच मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें एक कैथोड हो, एक एनोड हो, और मेरा एजेंट हो। एजेंट से मतलब हो गया मुझे जिसपे ये जिसको रिड्यूस करना है या जिसको रिमूव करना है और सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी से तो हम सब वाकिफ हैं, तो ये फिजिक्स है, लेकिन एनोड और कैथोड मैं इन दोनों को एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ। एनोड इज द पॉजिटिव पोल, कैथोड इज द नेगेटिव पोल। आई एम श्योर हम सब ने अपनी लाइफ में घर पे इन्वर्टर का बैटरी हो या गाड़ी का बैटरी हो या किसी भी चीज का बैटरी हो, ये देखा है कि उसमें हमारे पास दो अलग अलग पोल्स होते हैं, जिन पोल्स पे हमने क्लिप टाइप का लगा रखा होता है, उससे हमारा काम चलता है। ठीक है, तो एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव साइड है, कैथोड हमारा नेगेटिव साइड है। विच मीन्स कि जो पॉजिटिव रिएक्शन होंगे, पॉजिटिव होंगे एनोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम करंट को इस एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो एनोड पे सॉरी कैथोड पे जो रिएक्शन है देखिए Na प्लस, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है क्योंकि कैथोड है, और ये बन जाता है Na। दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है तभी बनते हैं Cl2। ये होता है हमारे इस पे एनोडिक रिएक्शन। अब इस पॉइंट इन टाइम पे इतना इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है, लेकिन अगर हम ये जाके देखते हैं कि एल्यूमिना हमारे लिए सोडियम से ज्यादा डेंस मटेरियल है, और इनफैक्ट वो एल्यूमिनियम से ज्यादा डेंस मटेरियल है। तो जो कैथोड पे हमारे रिएक्शंस होंगे इसके केस में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al3+, 3+ क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हमें देता है 4 एल्यूमिनियम के न्यूट्रल पार्टिकल्स। एनोड पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विद ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, मेरे को मिलता है यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स मैं लूज करता हूँ तो मेरे पास 3
तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास फैक्ट्स हैं जो मेनली कंसर्न थे अभी तक हमारे लिए इससे हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। ये मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये बताई हैं हाईली रिएक्टिव के लिए, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है इस पॉइंट पे कि जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, उन मेटल्स को भी सिमिलर प्रोसेस से यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। अब जो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके लिए हर एक्सट्रैक्शन में हम लोग रिडक्शन नहीं यूज करते। आई एम श्योर आप लोगों की किताबों में बहुत डिटेल दिया होगा, बट व्हेन यू रीड दैट एंटायर चैप्टर आप ये देखोगे कि उसमें समरी जो है 7 या 8 पॉइंट्स की समरी, जिसको मैं इस टाइम पे कवर कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में आपको इजी हो। अब रिडक्शन हमेशा हम सेकेंड और थर्ड ग्रुप यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के लिए यूज नहीं करते। यहाँ पे दो अलग प्रोसेस हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। नाउ इन दोनों का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो आप बोलोगे दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर डिफरेंस। एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। हाँ, कैल्सिनेशन तब कहा जाता है या तब हम लोग यूज करते हैं जब एयर के एब्सेंस में हमने इसको स्लेट लाइन से के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया या हीट किया, स्लेट लाइन। अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एयर के लिए, एयर हमारे लिए जरूरत और नेसेसिटी कैल्सिनेशन में इसीलिए है बिकॉज एक बार लाइन अगर ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आ जाता है तो इससे बाय प्रोडक्ट जो रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। अगर लाइन मेरा ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से तो डज नॉट गेट इंपैक्टेड, but if it comes in contact with oxygen it will turn into citric acid, thus resulting in a failed calcination reaction। और रोस्टिंग का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में हम सब जानते हैं, पकाना। so here once we are roasting a metal ore, we are heating, that means we are heating it in the presence of air with excess of oxygen, then the result would be ये जो मेटल ओर है ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जिंक और कॉपर इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी से इंटरेस्ट है यू विल फाइंड आउट कि हमारे कंट्री में झारखंड और साउथ इंडिया में जिंक के ओर्स जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहां पे टेम्परेचर अननेसेसरीली हाई होता है। और ये भी आप ध्यान दोगे अगर तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि जिंक ओर्स के आसपास कोयले का खदान होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जिंक बहुत ज्यादा एनर्जी रोस्टिंग में कंज्यूम करता है और एनर्जी हमारे पास अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे सन की रेज हमें ये सारी चीजें खुद कंप्लीट करके देती थी। अब हमें इन रिएक्शंस को, इन ओर्स को ट्रीट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल एनर्जी लाइक कोल, सोलर एनर्जी सब मिला जुला के हम लोग को काम करना पड़ता है। तो जिंक एंड कॉपर आर ट्रीटेड बाय रोस्टिंग। और कॉपर को लेकर अगर बात हम करें, कॉपर एक ऐसा ओर है जो टेम्परेट क्लाइमेट में फाइंड किया जाता है। सो इन इंडिया ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सदर्न स्टेट्स हैव कॉपर ओर्स इन देम। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन हम बोलते हैं जो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरता है हमारे कंट्री में, उसके नीचे जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसमें हीट अभी भी एक इवन तौर पे सप्लाई की जाती है। तो कॉपर और जिंक हमारे दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको कि हम रोस्टिंग से निकालते हैं। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक, इतना डिटेल अभी आप लोग के लिए काफी होगा ताकि आप लोग अपना एग्जाम कंफर्टेबली फेस कर लो। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, अगर आपके पास इस सब्जेक्ट में किसी भी टाइप की क्वेरी है
रीच आउट टू मी, कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड विल कम बैक एंड अपडेट यू और प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ अ गाइडेंस यू नीड. So thank you everyone. Take care, study well and stay safe.